ये जानने के लिए मैंने आज आपको परेशान किया है। हालांकि सरफराज साहब, जो आपके बड़े भाई और स्वर्गीय इम्तियाज अहमद साहब के बड़े बेटे हैं, ने इस अधिकार को मान्यता दी है और कानून के अनुसार इस संपत्ति को वितरित करने की अनुमति भी दी है। मैं जिंदा हूँ इसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वह एक मरा हुआ आदमी है। मम्मा ने धीमी आवाज में कहा, आपको इस चुनौती का पूरा अधिकार है। हम आपसे बस इतना ही जानना चाहते थे। अब मामले को इसे थोड़े अलग रूप में तैयार किया जाएगा। आपके सरोकार के लिए बहुत धन्यवाद, सरदार अली ने कहा। हम उठे और फिर उनके कार्यालय से बाहर आ गए। मैंने देखा कि सरफराज भाई भी तेज कदमों से हमारे पीछे चल रहे थे। हमारी कार के पास आकर उसने कहा, मैं आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। और तुम्हारी छाया कहाँ है? मामा ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। सायरा कार के साथ जाएगी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हम यहाँ करते तो अच्छा होता, क्योंकि तुम्हारे वहाँ आने से हमें शर्मिंदगी होती है। माँ ने कहा, मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने जो दस्तावेज वगैरह देखे हैं, उनके मुताबिक हुमा खातून का दावा बिल्कुल सही है। कोर्ट में हमारी बदनामी होगी। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम कोर्ट में जाने के बजाय मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लें? मम्मा की जगह मैंने गुस्से में कहा, भाई एक सीमा है और आप उस सीमा को लंघ रहे हैं। आपको तुरंत वापस जाना होगा, नहीं तो इसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। तुमने अपने आप को बेच दिया है, परंतु मैं अपने पिता की इज्जत नहीं बेचूंगा। मैं धन संपत्ति पर 1000 बार थूकता हूँ। मुझे केवल इस बात का मलाल है कि मेरे पिता के चरित्र पर आरोप लगाया गया है। आप देखेंगे कि यह आरोप झूठा होगा, और अगर यह सच निकला तो आप खुद तय करें कि आपकी इस बकवास के लिए आपको क्या इनाम दिया जाना चाहिए। सरफराज भाई ने धीमी आवाज में कहा और वापस मुड़ गए। कुछ ही दूरी पर सायरा कार के पास खड़ी थी। सरफराज भाई इस गाड़ी की ओर बढ़े। इतने में कैसर खान ने हमारी गाड़ी स्टॉप की और आगे बढ़ा दी। सरदार अली बेग ने अपनी बैठक के दौरान जो कहा वह उनकी अपनी कानूनी कार्रवाई थी, लेकिन सरफराज भाई के साथ ये छोटी सी बात थी। उसने मानसिक रूप से बहुत कुछ झेला था और हम उस भाग्य में डूबे हुए वापस आ गए। मुझे लग रहा था कि मम्मा सरफराज भाई के बारे में कमेंट करना चाहती हैं, लेकिन बड़े बच्चों का क्या। मैंने भी बहुत गुस्से का अभिनय किया, लेकिन मेरे भाई के चेहरे पर शर्मिंदगी के कोई निशान नहीं थे। वे ताई जान द्वारा पूरी तरह से फंस गए थे। मैंने पहले भी कई बार मम्मा से कहा था और उस बार भी मैंने घर आकर उन्हें दिलासा दिया और कहा, मम्मा चिंता मत करो, हम कोशिश करेंगे और सरफराज भाई को इस जाल से बाहर निकालेंगे। दानिया हम दोनों की तरफ देख रही थी, लेकिन इस बारे में उसने कोई सवाल नहीं किया। रात का खाना खाकर मामा ने ताया अबू से कहा, मुमताज भाई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अफशां भाभी बोलो। संपत्ति के मामले में जो भी हो रहा है, सच तो ये है मुमताज भाई कि हम यहाँ इतनी बड़ी संपत्ति मिलने की उम्मीद से नहीं आए थे। पता नहीं इम्तियाज अहमद को इतनी दौलत और जायदाद बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। हम धन दौलत पर थूकते हैं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रखे। दिवंगत इम्तियाज अहमद जो छोड़ गए थे उस पर हम गुजारा कर लेते, लेकिन अब जो सामने आया है वह बहुत गलत हो रहा है। वकील ने आज हुमा खातून के बारे में जानकारी दी। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इम्तियाज अहमद की इस कमज़ोरी को स्वीकार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जहाँ तक उनके किरदार की बात है, यकीन मानिए जब से मैंने उनसे शादी की है, मैंने उन्हें बहुत ही जेंटलमैन वाला किरदार पाया है। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो संदिग्ध हो, सिवाय इसके कि उन्होंने यहाँ चोरी छिपे संपत्ति बनाई है, और इसका कारण भी हमारे और आपके सामने है। ताहिरा खानम अपने आगे किसी को नहीं देखना चाहती हैं। अफशां बेगम तुम सही कह रही हो, ताया अबू ने पुष्टि की। मुमताज भाई आपको क्या लगता है, क्या इम्तियाज अहमद इतना मूर्ख इंसान हो सकता है कि वो इस शादी के बारे में हम में से किसी को न बताए? ताया अबू ने रोते हुए स्वर में कहा, मैं कयामत के दिन तक विश्वास नहीं करूंगा। मेरा भाई ऐसा नहीं था। तो ताया अबू मुझे परवाह नहीं है कि संपत्ति का क्या होता है, लेकिन मैं ये दोष अपने बाबा पर नहीं उठा सकता। तो क्या इस मामले को कोर्ट में पेश किया जा रहा है? हाँ,
जाहिर है कि वकील सरदार अली बेग अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। पहले वे समाचार पत्रों में इस संबंध में विवरण देंगे और उसके बाद मामला नियमित सुनवाई के रूप में अदालत में पेश होगा। ताया अबू, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मैं जिस भी रूप में उपस्थित हो सकता हूँ, मैं आपकी किसी भी इच्छा से कभी विचलित नहीं हुआ। ताया अबू ने जवाब दिया। ये कुछ हद तक संतोषजनक था। उसके बाद 2 दिन बीत गए और तीसरे दिन के अखबार खुद ताया अबू लेकर आए। अच्छा प्रयास किया गया है। ये कहानी बड़े विस्तार से छपी थी और सब कुछ हुमा खातून के पक्ष में लिखा गया था। हम इस विवरण को पढ़ते हैं। दानिया की आंखों में आंसू आ गए। हमारे बाबा पर कितना कीचड़ उछाल रहे हैं। दानिया की आवाज निकली तो ताया अबू ने उसे संभाला। नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? दुनिया हर महापुरुष के लिए ऐसी कहानियां गढ़ती है, लेकिन अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमें इसका बचाव करना होगा। कोर्ट में केस चल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नादिर खान ने उस दिन करीब 1:30 बजे फोन किया। नादिर खान बहुत प्रसन्न मुद्रा में था। वह कहने लगा, बधाई हो, आप वाकई एक महान व्यक्ति बन गए हैं साहब सर। नादिर खान, आप सभी विवरण जानते होंगे। मेरा विश्वास करो, मैं वास्तव में तुमसे मिलना चाहता था। अगर आपने मुझे फ़ोन नहीं किया होता तो मैं खुद आपको कॉल करता। मुझे लगता है कि यह मामला जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। जैसे ही आपको सम्मन मिलता है आप मुझे सूचित करें और चिंता न करें। मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं अपने काम को नज़रअंदाज नहीं करता। मुझे पता है, और आप पूरी तरह से चिंता मुक्त रहें। भगवान ने चाहा तो दूध ही दूध और पानी ही पानी होगा। नादिर खान से बात करके मुझे बहुत सुकून मिला। बहरहाल हुआ भी ऐसा ही। जल्द ही हमें अदालत से समन मिला।